नमस्कार साथियों, त्रिसंकल्प आईएएस में आपका स्वागत है। हम लोग बिहार के एग्ज़ाम के लिए जैसे बीपीएससी हो गया, एईडी हो गया, बीएसएससी सीजीएल 4 हो गया या बिहार में जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनके लिए हम करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। तो अगस्त महीना का ये लेक्चर 2 है, मतलब अगस्त महीना का जो मैगजीन कवर कर रहे थे उसमें पहला लेक्चर अपलोड हो गया है और ये आज का ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, बस 2-3 करंट अफेयर्स बचे हुए हैं, उसके बाद बहुत सारा एमसीक्यू आपके प्रैक्टिस के लिए बना दिए हैं। यह वीडियो ज़्यादा लेंथ इस वीडियो का ज़्यादा लेंथ नहीं होगा, कुछ 20-25 मिनट का होगा क्योंकि 2-3 बचे हुए करंट अफेयर्स को ही कवर करनी है। लेकिन आपके लिए मैक्सिमम एमसीक्यू बना करके दिए हुए हैं क्योंकि सारे प्रैक्टिस हम नहीं कराएंगे। यह पीडीएफ आपको त्रिसंकल्प आईएएस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप खुद ही इसको सॉल्व करें और मैंने वहाँ पर उसके आंसर भी दे दिए हैं और कुछ मेंस के उत्तर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए इस प्रश्न को देखिए आप, क्या है, राजगीर में आयोजित एशिया अंडर 20 रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप 2020 के संदर्भ में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा कि भारतीय न्यूज़ में क्यों है। सबसे पहले तो ये जान लीजिए ना, न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में इसलिए है कि जो बिहार के राजगीर में एशिया रग्बी अंडर 20 सेवेंस चैंपियनशिप 2025 का समापन हुआ। ठीक है, जिसमें जो भारतीय महिला टीम है उसने उज्बेकिस्तान को हरा करके कांस्य पदक जीता। ठीक है, कांस्य पदक जीता है, तो इसी कारण से ये न्यूज़ में। ठीक, उसके बाद पुरुषों के फाइनल में चीन ने हांगकांग को हराकर चैंपियनशिप का खिताब जीता है। चीन ने हांगकांग को हरा करके चैंपियनशिप का खिताब जीता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद बिहार ने पहली बार आयोजित इस टूर्नामेंट में पूरे एशिया के रग्बी प्रतिभाओं ने प्रदर्शन किया और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं इसके कुछ मुख्य बिंदु पे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एशिया रग्बी अंडर 20 के बारे में। ठीक है, एशिया रग्बी अंडर 20 के बारे में तो 2 वर्ग है, एक तो आपका हो जाएगा पुरुष वर्ग, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका महिला वर्ग। ठीक है, महिला वर्ग कन्फ्यूज नहीं है ना होना है, मैं यहाँ पर चार्ट बना दे रहा हूँ। तो पुरुष वर्ग में जो है हांगकांग, ठीक है, हांगकांग ने स्वर्ण जीता श्रीलंका को हराया यहाँ पे। ठीक है, इसने श्रीलंका को हराया, तो श्रीलंका को हराया तो इसको मिला कांस्य पदक। ठीक है, श्रीलंका को कौन सा मिला, कांस्य। उसके बाद जो है यहीं पे मलेशिया पे इसको कांस्य पदक मिला, इसने क्या किया था, चीन को हराया। ठीक है, चीन को हराया, ये हो गया पुरुष में। इसी तरह से महिला वर्ग में ध्यान रखेंगे आप, क्या, महिला वर्ग में चीन ने हांगकांग को हरा करके स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, ये पुरुष का है, यहाँ पर ये महिला का है। ठीक है, चीन को क्या मिला, चीन को मिला यहाँ पर स्वर्ण, किसको हराया, हांगकांग को याद करें तो हांगकांग को रजत मिला। ठीक है, और भारत ने कांस्य पदक जीता उज्बेकिस्तान को हरा करके। और भारत में महिला वर्ग में अगर देखा जाए तो महिला वर्ग में जो है टोटल मतलब भारतीय टीम में बिहार की 4 लड़कियाँ शामिल थी। ठीक है, भारतीय टीम जो था रग्बी का उसमें कितना, 4 लड़की जो थी वो बिहार की शामिल थी। तो याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाम पूछी जा सकती है। तो एक का नाम है गुड़िया कुमारी, एक का नाम है अंशु कुमारी। ठीक है, उसके बाद कल अल्पना कुमारी और एक का नाम है आरती कुमारी। ठीक है, आरती। तो याद रखिएगा, देखिए अंशु, अल्पना, आरती, तीनों अ से है और एक गौ से गुड़िया। ठीक है, तो ये 4 नाम आप याद रखेंगे जो भारतीय टीम में बिहार की 4 ये महिलाएं थी। अब जो है इसी से संबंधित कुछ और फैक्ट जान लेते हैं, जैसे क्या, तो एशिया रग्बी अंडर 20 7 चैंपियनशिप 2025 का जो शुभांकर था वो क्या था, अशोक। ठीक है, याद रखेंगे क्या नाम था, अशोक था। अशोक नामक एक खरगोश, याद रखिएगा, अशोक नामक खरगोश था। उसके बाद इसमें जो है 9 एशियाई देश के टोटल 192 खिलाड़ी, 32 कोच और उसके 32 कोच या सहायक स्टाफ और 50 तकनीकी अधिकारी इसमें शामिल थे। भाग लेने वाले देशों में चीन, हांगकांग, यूएई, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, नेपाल, ये सब है ना। और भारत इसका क्या कर रहा था, मेजबानी कर रहा था। 2 दिनों में टोटल 40 मैच खेले गए। ठीक है, अब देखिए 2 यहाँ पर ये चलता है। ठीक है, मैं लिस्ट बना दूँ यहाँ पे, जो एशिया रग्बी सेवेंस एक होता है। ठीक है, रग्बी सेवेंस और एक होता है पारंपरिक रग्बी। ठीक है, पारंपरिक रग्बी होता है। ठीक है, तो दोनों में रग्बी सेवेंस और पारंपरिक रग्बी में क्या अंतर है, तो यहाँ पर जो है टीम का आकार रग्बी सेवेंस में यहाँ पर जो होता है प्रति टीम में 7 खिलाड़ी होता है और इसमें कितना होता है प्रति टीम, पारंपरिक वाला में प्रति टीम 15 खिलाड़ी होता है। ठीक है, और इसमें जो सेवेंस वाला है रग्बी, इसमें जो खेल का अवधि होता है वो कुल 14 मिनट का होता है। ठीक है, यानी कि 7-7 मिनट का ये होता है, 2 गेम, 2 7-7 मिनट का हाफ गेम। ठीक है, और यह जो होता है वो कितना मिनट का होता है, 40 मिनट का होता है। कुल मतलब 40 मिनट का एक और 40 मिनट का दूसरा, 2 पार्ट में होगा, तो टोटल ये 80 का, याद रखना है ना, 80 मिनट का होता है। और उसके बाद रग्बी सेवेंस में क्या होता है कि इसका अधिक खुला हुआ मैदान होता है, लोग तेज़ी से भाग सकता है और इसका भी अधिक ही रहता है लेकिन उसके कंपैरिजन में कम, लेकिन इसमें धीमी गति होती है। ठीक है, उसके बाद प्रतियोगिता का रूप इस वाले में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, 2 से 3 दिन की प्रतियोगिता होती है और यहाँ पर एकल होती है इसमें और लंबी होती है। ठीक है, ये अब जो है पहले एशिया रग्बी। ठीक है, अब इसको क्या बताया है, एशिया रग्बी, जैसे मैंने आपको कहा एशिया रग्बी। अब जो है एशिया रग्बी का जो पुराना नाम था वो क्या था, एशियन रग्बी फुटबॉल यूनियन। ठीक है,
एशियन, आर से रग्बी, एफ से फुटबॉल, यू से यूनियन, ARFU पहले इसका पुराना नाम था। और इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1968 में। 8 संस्थापक देश थे, ये भी ध्यान में रखना है। वर्तमान में इसके 36 सदस्य संघ है और इसका जो शासी निकाय है वो वर्ल्ड रग्बी का है और एशिया रग्बी चैंपियनशिप ARC, याद रखिएगा, एशिया रग्बी चैंपियनशिप, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1969 में हुई थी। ठीक है, इतने पॉइंट अगर आप ध्यान से समझ गए तो आइए इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बोला गया है प्रश्न में, क्या बोला गया है कि रग्बी सेवन्स और पारंपरिक रग्बी के बीच के अंतर को बताना है। ठीक है, रग्बी सेवन्स में प्रति टीम 15 खिलाड़ी होते हैं। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि रग्बी सेवन्स जो होता है उसको प्रति टीम में कितना खिलाड़ी होता है? 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, और यहाँ कितना बोला गया है? 15 खिलाड़ी होता है सेवन्स में। इसका मतलब स्टेटमेंट ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो अब ये देखिए पूछा गया है कौन सा विकल्प है, तो सही वाला बता रहा होगा। पारंपरिक रग्बी में प्रति 7 मिनट खिलाड़ी होते हैं और 2 7 नहीं, अभी मैंने बताया 80 मिनट का होता है टोटल और 40 मिनट का 2 ये होता है ना रग्बी पारंपरिक रग्बी में। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 भी गलत हो जाएगा। ऐसे अंडर 20 प्रतियोगिता में पारंपरिक रग्बी खेली गई जिसकी कुल अवधि 14 मिनट। तो देखिए क्या बोला गया? पारंपरिक नहीं, कौन सा हुआ था? मैंने टॉपिक में ही नाम बताया था, रग्बी सेवन्स हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोला गया है कि पारंपरिक रग्बी खेली गई, नहीं, पारंपरिक रग्बी नहीं खेली गई, रग्बी सेवन आयोजित अंडर 20 रग्बी सेवन्स है ना, 7 चैंपियनशिप 2025 के संदर्भ। इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, रग्बी सेवन्स में खिलाड़ियों की संख्या कम होने और मैच की अवधि छोटी होने के कारण यह अधिक तेज गेम वाली है। तो मैंने बताया इसकी गति तेज होती है और उसका जो पारंपरिक वाला है उसका गति क्या होता है? धीमा होता है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। ठीक है, सही उत्तर इसका क्या होगा? डी होगा। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पर है, आपको ये PDF जब हम देंगे तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक ये लास्ट यही करंट अफेयर्स बचा हुआ है, इसको देख लेते हैं, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास नया टॉपिक है वो है भिखारी ठाकुर के संदर्भ में। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। भिखारी ठाकुर के बारे में। तो भिखारी ठाकुर जो है हाल ही में क्या हुआ, पहले न्यूज़ में क्यों है ये समझ लीजिए कि बीजेपी के जो सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने क्या किया कि केंद्रीय गृह मंत्री से जो ये भोजपुरी के कवि भी है ना, भिखारी ठाकुर ये कवि भी है भोजपुरी के, उसके बाद नाटककार भी है, गायक भी है, ठीक है, और समाज सुधारक भी रहा है। तो ये इनकी मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, तो मरणोपरांत भारत रत्न देने का आग्रह किया। तो याद रखेंगे फिर से क्यों न्यूज़ में है कि भाजपा के जो सांसद है मनोज तिवारी, उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने का आग्रह किया है। ठीक है, अब जो है भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने से कोई भी राजनीतिक विरोध नहीं है, सभी दलों में इसका व्यापक रूप से सम्मान दिखाई पड़ता है, तो इसलिए कोई ज़्यादा ये नहीं है। ठीक है, प्रतिरोध हमें नहीं देखने को मिलता है। अब जो है थोड़ा भिखारी ठाकुर के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1887 में हुआ था, ये ध्यान में रखेंगे। कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था, सारण जिले में। ठीक है, सारण जिले में। कभी कभी क्या होता है सारण जिले में, कभी क्या होता है ना, जगह का नाम पूछ लेता है, तो वो भी याद रखेंगे, कुतुबपुर। ठीक है, कुतुबपुर में कुतुबपुर दियारा गाँव में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। ठीक है, और ये इसको जो है भोजपुरी का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ठीक है, भोजपुरी का शेक्सपियर भी इनको कहा जाता है, याद रखेंगे। और उसके बाद जो है यहाँ जन्म हुआ, उसके बाद ये कलकत्ता चले गए थे और कलकत्ता जाने के बाद इन्होंने वहाँ पर देखा कि जो वहाँ प्रवासी श्रमिक है वो किस तरह के संघर्षों को से जूझ रहा है। ठीक है, तो और इस बात से ये काफ़ी ज़्यादा क्या हुए? प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद इनका साहित्य भी उनसे प्रभावित हुआ। ठीक है, अच्छा तो ये पार्ट अब ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अब इसके कुछ योगदान के बारे में जान लेते हैं, साहित्य के योगदान के बारे में, क्योंकि ये साहित्यकार भी है। तो इन्होंने कुल 29 पुस्तकें लिखी है। ठीक है, और 29 पुस्तकों में सबसे पहली जो इसकी पुस्तक है उसका नाम है बटोहिया। ठीक है, बटोहिया, और ये जो प्रकाशित हुआ था ये वर्ष 1912 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है इनका जो सबसे प्रसिद्ध नाटक है उसका नाम है विदेशिया। ठीक है, विदेशिया, याद रखेंगे, विदेशिया। इसमें प्रवासन के कारण जो प्रवासन होने का कारण है उसके कारण जो वियोग में पीड़ा होता है। ठीक है, प्रवासन के कारण जो वियोग की पीड़ा होती है उसको इस नाटक में इन्होंने दिखाया है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा और जो है इनका बेटी बेचवा हो गया, है ना, गब्बर घिचोर हो गया, गब्बर घिचोर हो गया, अछूत की शिकायत हो गया। ये सब इन सब नाटक के माध्यम से इन्होंने क्या किया है? बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह, उसके बाद दहेज प्रथा, अछूत की समस्या, इन सारी चीज़ों को इन्होंने, मतलब इस तरह के जितने भी गंभीर सामाजिक मुद्दे हैं उनको इन्होंने साहित्य में उभारा है। ठीक है, इन्होंने अपने साहित्य में बाल विवाह हो गया, जो जातिगत भेदभाव है, लैंगिक असमानता है, नशाखोरी है, प्रवासन है, विस्थापन, इन सारे विषयों को स्थान दिया है। ठीक है, इनकी विरासत क्या है? तो याद रखिएगा कि भिखारी ठाकुर आज भी भोजपुरी स्वाभिमान है और बिहार के सांस्कृतिक विरासत के ये प्रतीक है। ठीक है, और इनकी थिएटर परंपरा और संगीत आज भी, है ना, जन स्तर पर सामाजिक सुधार को प्रेरित करता है और उनका ये माध्यम बने हुए। ठीक है, आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा जो मैंने आपको बताया। अब जो है आप इन प्रश्नों को, वीडियो को पॉज करिए और इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए। ठीक है, तो देखिए क्या बोला गया है कि
भिखारी ठाकुर को भारत रत्न देने की मांग को बिहार में सभी दलों का समर्थन प्राप्त है। तो जैसे मैंने बताया कि लगभग सभी को सभी सर्वसम्मत है, ठीक है, कोई राजनीतिक विवाद इनको लेकर के नहीं। इसका मतलब कथन एक तो सही है। उसके बाद देखिए 8 उनकी रचनाएं विदेशिया और बेटी बचाओ मुख्यतः प्रवासन और लोक संगीत का रोमांटिक चित्रण है। तो मैंने बताया, ये तो आपको मैंने बताया ना कि ये सामाजिक मुद्दों को शामिल कर रहा है। और जैसे कि मैंने आपको विदेशिया में बताया, उसमें क्या था, प्रवासन के कारण जो वियोग की पीड़ा हो रही है उनको इन्होंने चित्रित किया हुआ है विदेशिया में, जो कि एक नाटक है इनका। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, रोमांचन चित्रण करती है, तो गलत हो जाएगा ना, ये रोमांचक चित्रण नहीं करता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो बाल विवाह और दहेज प्रथा के लिए बेटी बचाओ है, और जातिगत अछूत के लिए अछूत की शिकायत है, नशाखोरी के लिए गबर घिचोर है, इन सारे मुद्दों को ये उठाती है। और ये बोल क्या रहा है, देखिए रोमांटिक चित्रण बोल रहा है, तो स्टेटमेंट आर जो है गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये सत्य है, ये सत्य है, और आर असत्य है, ठीक है, आर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये आंसर मैंने दे दिया है, ठीक है। अब देखिए जेपी सैनानी के बारे में दिया हुआ है, तो अब मैंने इनको पढ़ा दिया है, तो आप वीडियो को पॉज करेंगे, इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये हो गया, फिर देखिए इसका आंसर हो गया, ठीक है। आंसर नहीं देखना है पहले, और ये पीडीएफ अभी आपको वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए ये भी आपको करना है, क्योंकि ये मैंने आपको हल करा दिया हुआ है, ये भी मैंने पढ़ा ही दिया ना। जैसे देखिए खुद ही सॉल्व करना है, ठीक है, सारा चीज़ पढ़ा दिए हैं। एमसीक्यू हम ज़्यादा बनाए हैं ताकि आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी क्वेश्चन मिल जाए। तो देखिए अब जैसे है प्रत्यय अमृत, तो बताए थे कि ये कौन, बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। उसके बाद देखिए भिखारी ठाकुर, अभी तो बताइए आपके इसके बारे में, भोजपुरी के शेक्सपियर कहा था इसको। अब देखिए चांद यहाँ पर है ना, तो ये क्या हो जाएगा, एशिया कप हॉकी का ये क्या था, शुभंकर था। एशिया हॉकी कप किसलिए मनाया गया था, ये भी आपको बता दिए है ना। एशिया हॉकी कप बताइए, पुरुष एशिया हॉकी कप शुभंकर मेजर ध्यानचंद की प्रतिभा से ये प्रेरित है, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद राजगीर में, अभी तो ये जस्ट बताया, अंडर 20 रग्बी और पुरुष एशिया हॉकी कप की मेजबानी तो राजगीर में हुआ था। तो ये पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए उसके बाद इसका आंसर भी यहाँ पर दे दिए हैं। अब ये भी देखिए बता दिए हैं, है ना, हवाई अड्डा को लेकर के जो दिया गया था ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सामाजिक रूप से वांछनीय लेकिन व्यवहारिक रूप से अबाहरी मार्गों पर एयरलाइंस के परिचालन घाटे की भरपाई करना, है ना। ये VGF प्रोग्राम का क्या है, लक्ष्य। VGF मतलब बताएंगे कोई कमेंट सेक्शन में, वेबिलिटी गैप फंडिंग, ठीक है, एक प्रकार का सरकार के द्वारा दी जाने वाली सहायता है, ठीक है। अब देखिए ये भी है, मुख्य सचिव का क्या कार्य है उसके बारे में है, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। जो नए हैं वो क्या करेंगे, मतलब शुरू से लेक्चर देखिएगा, ठीक है, जो आज डायरेक्ट इस लेक्चर को नहीं देखना है, शुरू से देखेंगे तभी सीक्वेंस बन पाएगा। फिर देखिए ये बिहार विश्व सुरक्षा दिवस के बारे में क्वेश्चन है, आंसर भी है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये नीति आयोग के अनुसार, है ना, इस प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन जो बचा हुआ है, मुझे लगता है कि ये मैंने सर ये बताया था या नहीं बताया, चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने, ठीक है। हो सकता है मैंने नहीं बताया है मेरे ख्याल से, क्योंकि अगर बताया रहता तो मुझे याद रहती। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्या दिया हुआ है, नीति आयोग के अनुसार बिहार के सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSBA के बारे में बताया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इस न्यूज़ ये ना, ये इसलिए न्यूज़ में है, और ये जो दिया गया है ये क्यों दिया हुआ है, तब तो पहले ये संदर्भ समझ लीजिए। नीतीश कुमार ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए बिहार में भागलपुर और गोपालगंज में औद्योगिक परियोजना स्थापना करने की घोषणा की थी, ठीक है। तो अब जैसे भागलपुर में औद्योगिक गलियारा जो बनेगा वो गोराडीह अंचल में बनेगा। भागलपुर के जिले के गोराडीह एक अंचल है जहाँ पर उद्योग विकास के लिए निःशुल्क रूप से भूमि को स्थानांतरित किया जाएगा, और यहाँ पर एक भागलपुर में नया थर्मल पावर प्लांट भी बनेगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे, एक तो ये हो गया। उसके बाद गोपालगंज में भी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा, यहाँ पर भी सरकार ने गोपालगंज में, जैसे जगह का नाम मैं बता देता हूँ, नोना पाकड़ और गिरिडीह गाँव, ठीक है, यहाँ पर भी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना करेगी। और उसके लिए यह जो है मतलब भूमि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास, है ना, प्राधिकरण ने मतलब बजट आवंटित किया। उसके बाद जो है सशुल्क हस्तांतरित की जाएगी, मतलब शुल्क के साथ यहाँ पर जो भी औद्योगिक लगाया जाएगा उसको शुल्क के साथ भूमि को हस्तांतरित किया जाएगा, ठीक है। और जो है औद्योगिक विकास के लिए ये सब किया जा रहा है, निवेश को आकर्षित करने के लिए और जो रोजगार को सृजन करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही है, ठीक है। अब जो है इसीलिए ये न्यूज़ में था, तो अब हम यहाँ पर समझ लेते हैं कि बिहार के GDP के बारे में, ठीक है। तो नीति आयोग के अनुसार अगर हम लोग देखें तो GSDP, ठीक है, GSDP मतलब स्टेट का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ठीक है, सकल राज्य ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और 2012 से 13 और 2021-22 के बीच में अगर देखें तो हमारा औसत से जो हमारा औसत दर है उससे 5 मतलब अगर देखें तो 5% की औसत दर से बढ़ा है, ठीक है, 5% की औसत दर से बढ़ा है। और राष्ट्रीय विकास दर क्या है, राष्ट्रीय औसत विकास दर कितना है, 5.6% है। तो अगर देखें तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये कम ही देखने को मिलेगा, मतलब राष्ट्रीय औसत विकास दर से जो हमारा ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या है, कम है, ठीक है। एक पॉइंट तो ये ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो है राज्य सकल मूल्य संवर्धन में, यानी कि GSBA जो यहाँ पर दिया गया है, GSBA, ठीक है, राज्य सकल राज्य मूल्य संवर्धन में जो योगदान है वो किसका कितना परसेंट है, ध्यान रखेंगे। जैसे सेवा क्षेत्र का, जो सेवा क्षेत्र का योगदान है वो कितना है, 57.1% है, ठीक है, 57.1% है। उसके बाद जो है आपका आ जाता है कृषि, सेकंड नंबर पे कृषि आ जाता है, कितना है, 24.3% है। उसके बाद आपका आ जाता है उद्योग, ठीक है, और उद्योग का जो GDP में है ना, GSBA में योगदान है वो कितना है, 17.2% है, ठीक है, 17.2% दिया हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे, आप पाएंगे कि इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए, कमेंट सेक्शन में आप खुद ही बताएंगे या मैं बता दूँ।
आसान है ना। अब क्या है, देखिए यहाँ पर आपके आंसर तो डेटा लिख दिए, सबसे अधिक कहाँ पर है, सेवा क्षेत्र में, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सेवा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा बताइए, उसके बाद आपका हो जाएगा कृषि हो जाएगा, थर्ड नंबर पे क्या आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में ये आपका मैच कर रहा है। देखिए सेवा हो गया, कृषि हो गया, उद्योग हो गया, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए इसका आंसर भी यहाँ पर है। अभी जस्ट मैंने आपको इसके बारे में बताया, आप इस प्रश्न को खुद ही सॉल्व करेंगे। जैसे विदेशिया एक नाटक है भिखारी ठाकुर का, और जो इसके पीड़ा को दिखाता है, प्रवासन की पीड़ा को बचाता है ना। बेटी बचाओ, इसमें बाल विवाह और दहेज के लिए है ना। उसके बाद जैसे देखिए ये क्या है, अछूत की शिकायत, इसमें आ जाएगा आपका जातिगत अछूत, और है ना गब्बर की चोर, इसमें नशाखोरी को लेकर के आ जाएगा ना। इसको मैच कर लेना है, ठीक है, ये हो जाएगा प्रश्न। फिर देखिए इसको भी आपको सॉल्व करना है, जो अभी मैंने आपको बताया बस उसी के बारे में ये दिया हुआ है। देखिए बिहार की वास्तविक एसजीडीपी में वित्त वर्ष इतना में 5% की ओर से बढ़ा है, जो राष्ट्रीय से कम है। ये तो समझ में आ गया। इस अंतर का मुख्य संरचनात्मक क्या कारण है, तो देखिए आंसर क्या आ जाएगा, औद्योगिक क्षेत्र में निम्न योगदान। ठीक है, ये हो जाएगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी यहाँ दिया हुआ है। तो 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। फिर देखिए पुरुष एशिया हॉकी कप को लेकर के हो गया है ना, आपको इसको सॉल्व करना है। फिर देखिए ये पुलिस को लेकर के हो गया, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। फिर देखिए एशिया हॉकी महासंघ को लेकर के हो गया, ठीक है, तो जेपी आंदोलन को लेकर के हो गया, इसके बारे में मैंने बता दिया। आंसर भी सबका नीचे है। फिर देखिए फिनटेक सिटी के रूप में मुख्य सचिव का क्या कार्य है, उसके बारे में। ऑपरेशन है, अब जो है ये मेंस के लिए आपका, ठीक है, तो आप चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऑपरेशन नया सवेरा की विशेषताएं और पुनर्वास की चुनौतियों को बताना है, 7 अंक के प्रश्न के लिए है ये। फिर देखिए भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, तो उसके बारे में ये दिया हुआ है ना, 7 अंक का भी ये प्रश्न है। उसके बाद वृक्ष सुरक्षा दिवस, जल जीवन हरियाली, ये भी 7 अंक के प्रश्न है। टिप्पणी में भी पीएससी में पूछा जा सकता है। और ये जो प्रश्न है आपका, ये आपका मेंस के लिए है, ठीक है, 38 अंक वाले प्रश्न है। तो ये पीडीएफ अभी आपको साझा कर दिया जाएगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें, ठीक है। कल से हम लोग जो कवर करेंगे सितंबर महीने के मैगजीन का करंट अफेयर्स, इसी तरह से एमसीक्यू बना करके करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपने मित्रों के साथ साझा भी करें, ठीक है।